जय श्री राधे आप सभी को। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मल्टी करियर पॉइंट में। तो जैसे कि पढ़ाई के क्रम में हमने सेकेंड ईयर में जो चैप्टर 8 तक पढ़ लिया था, ठीक है। जो चैप्टर 9 है आपका, वो आपके सर जो मैथ्स वाले सर हैं वो पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। और आज हम देखते हैं चैप्टर 10, ठीक है। तो चैप्टर 10 में सब देखेंगे, MCQs के माध्यम से उसको करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, इट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉन्टेक्टर्स फॉर ऑपरेटिंग एन ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संपर्कों के संचालन का सही क्रम कौन सा है, ठीक है। इसमें जो बात की गई है, किसके बारे में बात की गई है, सेमी जो आपका ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है। तो देख लेते हैं पहले स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज कहाँ होता है। तो जो आपकी 5 HP से ज्यादा की जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के स्टार डेल्टा स्टार्टर होते हैं। एक आपका होता है मैन्युअली स्टार डेल्टा स्टार्टर, एक होता है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर और एक होता है ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक के बारे में पूछा गया है। तो हमको पता है कि जो स्क्वायरल की इंडक्शन मोटर होती है वो स्टार्टिंग में जो रेटेड करंट की 5 से 6 गुना ज्यादा करंट लेती हैं, ठीक है। इस कारण से हम क्या करते हैं, उसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर में मतलब स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर 3 HP तक मतलब 1 से लेकर 5 HP तक की जो मोटर होती है स्क्वायरल केज, उनके लिए हम DOL स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। और 5 HP से जो ज्यादा होती है उनके लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है, तो जो पहले मोटर होती है वो किसमें चलती है, तो स्टार कनेक्शन में चलती है। किसमें चलेगी, स्टार कनेक्शन में। स्टार कनेक्शन में चलने से क्या होता है, तो जो मोटर होती है उसकी स्टार्टिंग करंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। जिस कारण से मोटर क्या हो जाती है, वो स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद जो मोटर चलती है वो मेन कॉन्टेक्टर में चलती है, ठीक है। फिर जब मोटर अपनी रेटेड करंट की 75% स्पीड गेन कर लेती है, तब ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर लगा होता है, ठीक है। वो टाइमर क्या करता है, तो मोटर को स्टार कनेक्शन से डेल्टा कनेक्शन में चेंज कर देता है और मोटर किस में चलने लगती है, डेल्टा कनेक्शन में चलने लगती है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा के ऑपरेशन का सही क्रम क्या है, स्टार, मेन, टाइमर और डेल्टा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हमारा स्टार, मेन, टाइमर, डेल्टा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। बाकी में देखते हैं तो टाइमर पहले दे दिया गया है, किसी ने मेन कॉन्टेक्टर पहले दिया गया है, ऐसा नहीं होता है। ऑटोमेटिक हो या कोई भी स्टार डेल्टा स्टार्टर हो, ठीक है। मैनुअल में क्या, अगर मैनुअली की बात करें तो उसमें टाइमर नहीं होगा, उसको हमें हैंडल से ऑपरेट करना पड़ता है। सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है कि उसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पुश बटन की जरूरत पड़ती है, ठीक। जबकि ऑटोमेटिक में सारा काम ऑटोमेटिक होता है, हमें किसी भी बटन का कोई प्रयोग नहीं करना होता है, ठीक है। मोटर पहले स्टार में चलेगी, रेटेड करंट कम रहेगी शुरुआत में, फिर मेन कॉन्टेक्टर में चलेगी, फिर उसके बाद जो उसमें टाइमर लगा होता है वो मोटर को 75% स्पीड जैसे गेन कर लेती है, मोटर को डेल्टा कनेक्शन में चेंज कर देता है और मोटर अपनी सामान्य गति से रन करती रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है, हाउ टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द इंसेक्ट्स एंड रैट्स इनटू द कंट्रोल पैनल। नियंत्रण कक्ष में कीड़ों और चूहों के प्रवेश को कैसे रोका जाए, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात की गई है, तो कंट्रोल पैनल की बात की गई है। मतलब मोटर हो या किसी बड़े प्रकार के मोटर जनरेटर सेट है, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलिंग पैनल बनाया जाता है, ठीक। उस पैनल के अंदर हम कीड़ों और चूहों के प्रवेश को कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या करें कि पैनल में जहां पर भी वायरिंग की व्यवस्था की गई है, ठीक है, जिन छिद्रों में वायर को भेजा गया है, अगर उन वायर या केबल के जाने वाले जो होल हैं, छिद्र हैं, उनको हम क्या कर दें, सील कर दें, ठीक है। सील बंद कर दें उनकी, तो क्या होगी, वहां पर कोई
जाने का जब रास्ता ही नहीं बचेगा तो कोई भी इंसेक्ट वहां पर नहीं पहुंचेगा, ताकि जो हमारी वायरिंग है उसको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि अगर ये इंसेक्ट्स और चूहे वगैरह जाते हैं तो तारों को काट सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, जो पैनल में जो छिद्र होते हैं उनको हम सील बंद कर देते हैं। ठीक है, इनके लिए हम क्या करते हैं, तो छिद्रों को सील बंद करने के लिए हम ग्रोमेट्स का प्रयोग करते हैं, ग्रोमेट्स का। ठीक है, ग्रोमेट्स का प्रयोग करते हैं। ये क्या होते हैं, तो उन छिद्रों में हम ग्रोमेट्स को लगा देते हैं, जिससे वो छिद्र क्या होते हैं, सील पैक हो जाते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट्स और चूहों को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, तो ग्रोमेट्स का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर में देखते हैं, ए में दिया बाय यूजिंग केबल बाइंडिंग स्ट्रैप, केबल बंधन पट्टियों का उपयोग करके। तो इसमें क्या होता है, जब कंट्रोल पैनल में बहुत सारे वायर होते हैं तो उनको एक साथ गुच्छे में केबल पट्टी से बांध देते हैं ताकि वो इधर उधर फैले नहीं। दूसरा दिया है बाय यूजिंग ग्रोमेट्स, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ग्रोमेट्स का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है, ग्रोमेट्स का उपयोग करके। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है, विच इज द स्टैंडर्ड ड्यूटी साइकिल कोड ऑफ द कॉन्टेक्टर फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द एसी रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड। एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भाग को शुरू करने के लिए सही संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है। तो हमारे पास एक इंटरनेशनल आईसी इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कोड होते हैं। ठीक है, जिनका प्रयोग हम किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए कोड क्या है, डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, जिसमें जो आपका AC1 में क्या होता है, तो रजिस्टिव लोड होता है। ठीक है, रजिस्टिव मतलब प्रतिरोधी लोड के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, AC1 मानक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो AC प्रतिरोधक और प्रेरक लोड है, ठीक है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो AC2 का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, तो प्रेरक लोड के लिए। ठीक है, प्रेरक और प्रतिरोधक दोनों अगर रहता है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, AC2 मानक का प्रयोग करते हैं। और ये किसके लिए होता है, तो आपका जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए होता है। इसके लिए होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें वाइंडिंग भी होती है। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कैसा, तो वाउंड रोटर प्रयोग किया जाता है। उस वाउंड रोटर में वाइंडिंग की गई होती है। उस वाइंडिंग में प्रेरक लोड भी होता है और तार का प्रयोग भी होता है, जिसके कारण से प्रतिरोधक लोड भी होता है। ठीक है, तो AC प्रतिरोधक और प्रेरक भार को स्टार्ट करने और उसको रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो AC2 कोड का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रिप कॉइल यूज्ड इन अ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में प्रयुक्त ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है। ठीक है, यहाँ बात की जा रही सर्किट ब्रेकर की। तो सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, तो जो सर्किट ब्रेकर होते हैं किसी भी सर्किट को ऑन ऑफ, ठीक है, कब, तो सर्किट ब्रेकर का काम है, जैसे MCB आप एक प्रकार का सर्किट ब्रेकर है, तो वो क्या काम करता है, जब ओवरलोड की कंडीशन या अंडर वोल्टेज की कंडीशन घर में होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, MCB ट्रिप हो जाती है और वो हमारे घर की सप्लाई को क्या करती है, ब्रेक कर देती है। ठीक है, ऐसे ही सर्किट ब्रेकर में ट्रिप कॉइल का अगर प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो उसका क्या उद्देश्य है। ठीक, तो सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, सर्किट को ब्रेक करने का मतलब ओवरलोड में, शॉर्ट सर्किट में, अंडर वोल्टेज, इन सभी कंडीशन में सर्किट को ब्रेक करने का काम करते हैं। तो उनमें एक ट्रिप कॉइल प्रयोग की जाती है। ट्रिप कॉइल का उद्देश्य इतना होता है कि हम किसी भी सर्किट को बाहर से ऑपरेट करें। ठीक है, जैसे बाहर से ऑपरेट करने के लिए ट्रिप कॉइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे ही हम बाहर से, किसके द्वारा, तो रिमोट सेंसिंग के द्वारा। ठीक है, जैसे ही रिमोट से ट्रिप कॉइल को क्या करते हैं, संकेत देते हैं, तो ट्रिप कॉइल का जो सर्किट ब्रेकर मैकेनिज्म है वो शुरू हो जाता है और वो क्या करती है, सर्किट को ब्रेक कर देती है। ठीक है, तो किस ट्रिप कॉइल का उद्देश्य किसमें है, तो रिमोट ऑपरेशन के लिए किया जाता है, सर्किट को बाहर से ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है फॉर द ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, तो ये काम इसका नहीं है। बी ऑप्शन में दिया है फॉर द अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ये भी नहीं। फॉर द रिमोट ऑपरेशन, इसके लिए रिमोट ऑपरेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है, व्हाट इज द डिफेक्ट इन अ कॉइल सर्किट ब्रेकर इफ द ऑयल हीट्स अप एक्सेसिवली। यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है।
ठीक है। कई प्रकार के सर्किट ब्रेकर होते हैं, जैसे आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, ऐसे ही ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है। ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखा गया है कि जो ऑयल है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हीट हो रहा है, इसका क्या कारण है, ठीक है। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर में प्रयोग किए जाने वाले ऑयल का है, ऑयल का कार्य क्या होता है कि जब आप सर्किट क्या हो, ब्रेक हो, तो ब्रेक के सर्किट ब्रेक टूटने के दौरान जो कॉन्टेक्टर के बीच में आर्क उत्पन्न होता है, स्पार्किंग उत्पन्न होती है, उस स्पार्किंग को क्या करें, खत्म करने का काम होता है ऑयल का, ठीक है। लेकिन जब ऑयल की क्या होती है, परावैद्युत सामर्थ्य या परावैद्युत शक्ति कम हो जाती है, ठीक है। तो उस स्थिति में ऑयल जो है वो सर्किट को प्रॉपर ब्रेक नहीं कर पाता है, या उसके जो ब्रेक के दौरान जो आर्क उत्पन्न हो रहा है, स्पार्किंग हो रही है, उसको शांत नहीं कर पाता है प्रॉपरली, जिस वजह से बार बार जो आर्क है वो उत्पन्न होता रहता है, जिसके कारण से तेल क्या होता है, गर्म हो जाता है। कब क्यों होता है, क्योंकि उसकी परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, कम है, ठीक है, विद्युत रोधन क्षमता कम है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है लोड इज टू लो, लोड बहुत कम है, तो उसमें ऑयल सर्किट ब्रेकर का तेल गर्म नहीं होगा। दूसरा है लाइन करंट इज टू, लाइन करंट बहुत कम है, ठीक है, ये कारण भी सत्य नहीं है। दूसरा दिया पुअर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल, तेल की कम परावैद्युत शक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। जब तेल की परावैद्युत शक्ति कम हो जाती है तो ऑयल सर्किट ब्रेकर का जो ऑयल है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग टू सेपरेट अर्थिंग इन द पैनल बोर्ड, पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है, ठीक है। यहाँ पूछा गया है कि एक पैनल बोर्ड है, उस पैनल बोर्ड में हम कितनी अर्थिंग का प्रयोग कर रहे हैं, दो अलग अर्थिंगों का प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग। किस कारण से ऐसा किया जाता है, तो कभी क्या होता है कि जब पैनल बोर्ड की अगर हम दो अर्थिंग ना करें, सिर्फ एक अर्थिंग का प्रयोग करें, तो जब अर्थिंग फेलियर हो जाता है, ठीक है, तो पैनल बोर्ड का अर्थिंग का जो मैकेनिज्म है वो रुक जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग का प्रयोग करते हैं, ताकि अगर एक अर्थिंग फेलियर हो भी जाए, ठीक है, तो दूसरी अर्थिंग जो है वो कार्य करती रहे, ताकि जो वहाँ कार्यकारी इक्विपमेंट लगे हैं उनको क्या कर सके, हम लीकेज करंट से बचा सके और कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी बचाया जा सके, ठीक है। तो क्या कारण होता है, एक अर्थिंग के फेलियर के बाद जो दूसरी अर्थिंग है वो क्या करें, कार्य करती रहे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में दिया है पैनल में स्ट्रेस क्षेत्र को नियंत्रित करें, तो ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरे ऑप्शन में दिया है अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। इंश्योर वन अर्थिंग इन केस ऑफ अदर फेलियर, अगर एक अर्थिंग खराब हो जाए तो दूसरी अर्थिंग कार्य करती रहे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया विच एसेसरी प्रिवेंट द फ्लेयर आउट ऑफ स्ट्रैंडेड केबल इन द पैनल बोर्ड वायरिंग, कौन सा सहायक उपकरण पैनल बोर्ड वायरिंग में फंसे हुए केबलों को फैलने से रोकता है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें पूछा गया है कि जो पैनल बोर्ड की वायरिंग है, ठीक है, उसमें क्या है, वायर और केबल का प्रयोग करते हैं। तो केबल के जो क्या होते हैं, अलग अलग कई सारे कंडक्टर कोर होती हैं, ठीक है। तो वो जो कोर है वो उनको फैलने से कौन रोकता है, ठीक है। तो जो बड़े आकार की केबल और वायर होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम लग्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उनमें लग लगा देते हैं। जो लग्स होते हैं वो वायर को जहाँ जिस टर्मिनल में संयोजित करना है वहां पर कनेक्ट कर देते हैं, जिससे तार को फैलने से क्या किया जाता है, रोका जाता है। और जो छोटे आकार के तार या केबल है उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो थिम्बल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कौन सा सहायक उपकरण पैनल बोर्ड में वायरिंग में फंसे केबलों को फैलने से रोकता है, तो लग्स और थिम्बल, जिसमें लग बड़े आकार के केबल के लिए है और थिम्बल छोटे आकार के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है लग्स एंड थिम्बल, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। जबकि केबल बांधने की पट्टी का प्रयोग क्या होता है, तो कई सारे तारों को जब गुच्छा हो जाता है, कई सारी केबल होती है, तो उनको एक जगह बांधने के लिए हम पट्टी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है विच डिवाइस इज कंट्रोलिंग द ऑपरेशन इन द सीक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम, अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में परिचालन को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है, ठीक है। अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणाली मतलब जब एक से ज्यादा चीजों को कंट्रोल करना है, ठीक है, तब वहां पर हम
किस कंट्रोल डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो अभी हमने इससे आपको पहले बताया था, जहाँ पर ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर की बात बताई थी कि पहले इसमें होती है मोटर स्टार डेल्टा में, फिर उसके बाद एक टाइमर लगा होता है जो उसको क्या करता है, डेल्टा कनेक्शन में चेंज कर देता है। ठीक है, तो वहाँ क्या कार्य कर रहा है, टाइमर कार्य कर रहा है इस सीक्वेंस को कंप्लीट करने में कि पहले मोटर को स्टार कनेक्शन में चलाना है, उसके बाद उसको किस में चलाना है, डेल्टा कनेक्शन में। तो टाइमर क्या कर रहा है, इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि ये सीक्वेंस क्या हो, सही से फॉलो हो सीक्वेंस। ठीक है, तो अनुक्रमिक किसी सीक्वेंस में कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट करने का कार्य किसका होता है, तो टाइमर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है टाइमर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ करेक्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है, व्हाट इज द यूज ऑफ पीवीसी चैनल इन अ कंट्रोल पैनल वायरिंग। एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है। ठीक है, तो जो पीवीसी चैनल होते हैं इनका काम क्या होता है। ठीक है, तो जो कंट्रोल पैनल में बहुत सारे बिजली के तार यूज हो रहे हैं, ठीक है, केबल यूज हो रही है, उनको सेफ्टी की सुरक्षा के साथ रास्ता प्रदान करना, मतलब एक जगह इस पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम किसका होता है, तो पीवीसी चैनल का होता है, ताकि जो कंट्रोल पैनल में यूज किए गए वायर हैं वो क्या रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है पाथवे फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड प्रोटेक्शन, बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। जबकि बाकी में दिया है माउंटिंग रेल्स, रिले लगाना, माउंटिंग डबल डेक टर्मिनल कंट्रोल, डबल डेक सिरे संयोजक लगाना, माउंटिंग एमसीबी लगाना। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल में इन सभी एसेसरीज को लगाने के लिए हम डेन रेल का प्रयोग करते हैं, एक ये धातु की पट्टी होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया, विच स्विच with an actuator is operated by the motion of an machine or part of an object। एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है, तो जो हमारा लिमिट स्विच होता है, कौन सा, लिमिट स्विच। ठीक है, लिमिट स्विच में ही क्या होता है, एक्चुएटर होता है जो मशीन की गति या वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है। जैसे कि लिमिट स्विच का यूज हम किसमें करते हैं, तो लिफ्ट सर्किट में, लिफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है, तो लिफ्ट की गति के साथ संचालित होता है। ठीक है, तो एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच कार्य करता है, तो लिमिट स्विच कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट है, लिमिट स्विच। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है, विच डीसी लोड इज रिप्रेजेंटेड बाय द DC4 स्टैंडर्ड ड्यूटी साइकिल ऑफ कंडक्टर। कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ताओं के DC4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि कई सारे इलेक्ट्रिकल कोड होते हैं, तो जैसे AC1 AC2 इसके पहले बताया था। अभी जो हमारा इलेक्ट्रिकल कोड दिया गया वो क्या दिया गया है, DC4 मानक। ठीक, इस DC4 मानक जो कोड है इसका क्या कार्य होता है, तो इसका प्रयोग है जो हमारी DC सीरीज मोटर है, ठीक है, सीरीज मोटर को ऑपरेट करना, ठीक है, और इसको रोकना, स्टॉप करना। ठीक है, ये कार्य किसका होता है, तो DC4 मानक मोड का होता है। DC सीरीज मोटर को शुरुआत करना, चलाना और उसको स्टॉप करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ सीरीज मोटर, श्रेणी मोटर की शुरुआत और रोकना। ठीक है, जबकि दिया रेजिस्टिव लोड एंड एक्सेप्ट मोटर लोड, मोटर लोड को छोड़कर प्रतिरोधक भार केवल रेजिस्टिव लोड के लिए हमने आपको क्या बताया था, AC1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ शंट मोटर, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ शंट मोटर विद इंचिंग एंड ब्रेकिंग। ठीक है, इन सभी के लिए अलग अलग मानक दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है, वाई द पावर एंड कंट्रोल वायरिंग रन इन सेपरेट रेस फेस। पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेस तरीकों से क्यों चलती है, मतलब पावर और जो कंट्रोल, पावर वायरिंग और कंट्रोल, किसी भी सर्किट की जो पावर वायरिंग है, मान लेते हैं स्टार्टर की हम बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में भी दो तरह की वायरिंग की जाती है, एक पावर वायरिंग की जाती है, एक कंट्रोल वायरिंग। पावर वायरिंग में क्या होता है, तो मोटर को पावर देना, सप्लाई देने का काम किसका होता है, पावर वायरिंग का। और कंट्रोल वायरिंग का काम होता है कि उसमें जो दिए गए सर्किट को कंट्रोल करना कि कब स्टार में चलना है, टाइमर कब ऑपरेट होगा, कब मोटर डेल्टा में चलेगी। ठीक है, ये किसका होता है, कंट्रोल वायरिंग।
तो दोनों को अलग अलग क्यों किया जाता है, दोनों की वायरिंग? तो कारण ये होता है कि जो पावर सर्किट, पावर वायरिंग है, उसको ऑपरेट होने के लिए अत्यधिक करंट की आवश्यकता होती है, जिससे उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या रहता है, बहुत मजबूत रहता है, ठीक है। जबकि कंट्रोल वायरिंग में ऐसा नहीं होता है। तो पावर वायरिंग का जो मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र है वो कंट्रोल वायरिंग के चुंबकीय क्षेत्र में जो लगी वायरिंग है उसको क्या कर सकता है, तो उसके खराब होने के चांसेस रहते हैं। ये सेंसिटिव कंपोनेंट जो होते हैं उनको क्या करता है, खराब कर देता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक जो फील्ड है, इस कारण से हम पावर और कंट्रोल वायरिंग जो है वो अलग अलग करते हैं। इस कारण से, ताकि जो पावर वायरिंग के कारण जो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस है या रेडियो इंटरफेरेंस है उसको क्या किया जाए, रोका जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, टू रिड्यूस द रेडियो इंटरफेरेंस, रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए पावर और कंट्रोल वायरिंग में अलग अलग रेस में चलाई जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरिंग एक्सेसरी यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग एज शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए नियंत्रण पैनल वायरिंग में प्रयुक्त वायरिंग सहायक उपकरण का क्या नाम है, ठीक है। तो एक वायरिंग में यूज होने, कंट्रोल पैनल की वायरिंग में यूज होने वाला ये उपकरण है, एक्सेसरीज दिखाई गई है। तो इसका क्या काम है, तो इसको डीन रेल के नाम से जानते हैं, इसके नाम से डीन रेल के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, तो पावर जो कंट्रोल पैनल की वायरिंग करते समय हमें जो उसमें इक्विपमेंट लगाने हैं, मान लेते हैं जैसे इंडिकेटर लगाना है, एमसीबी लगाना है, तो इनको लगाने के लिए उसमें स्क्रू ना लगाना पड़े, स्क्रू से बचने के लिए हम उसमें एक धातु की पट्टी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। धातु की पट्टी, इसी में एमसीबी या अन्य इक्विपमेंट है उनको माउंट कर दिया जाता है ताकि उसमें स्क्रू का प्रयोग ना करना पड़े, ठीक है। तो इसको किस नाम से जानते हैं हम, डीन रेल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है, डीन रेल, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया, विच रिलेज होल्ड दियर कॉन्टैक्ट इन द पोजीशन आफ्टर पावर इज कट ऑफ। कौन सी रिले बिजली कट जाने के बाद भी अपने संपर्क को उसी स्थिति में रखता है, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे रिले का काम क्या है, बाकी जिस रिले होती है तो किसी भी सर्किट को ऑन ऑफ करने का काम जो क्या होता है, रिले का होता है। तो कौन सी ऐसी रिले है जो पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी अपनी एग्जैक्ट जो पोजीशन थी उसी पोजीशन पर रखती है, मतलब कॉन्टैक्टर जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में रहेंगे जब पावर आ रही थी, पावर हट जाने के बाद भी वो उसी स्थिति में रहेंगे। तो ऐसा जिस रिले में होता है उसे हम लैचिंग रिले बोलते हैं, ठीक है। लैचिंग रिले में बिजली या पावर कट जाने के बाद भी कॉन्टैक्टर अपनी पहली कंडीशन में ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लैचिंग रिले। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ थर्मल ओवरलोड रिले इन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कि जो आपके कंट्रोल पैनल है, ठीक है, कंट्रोलिंग के लिए जिन पैनल का यूज किया जाता है उस कंट्रोल पैनल में थर्मल ओवरलोड रिले लगी, इसका क्या उद्देश्य होता है। तो ओवरलोड से आप समझ पा रहे हैं कब, जब हमारा लोड क्या हो जाए, ओवर हो जाए, ठीक है। ओवरलोडिंग से बचाने के लिए, ओवरलोडिंग से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, थर्मल ओवरलोड रिले का प्रयोग करते हैं कि जब मोटर क्या हो जाए, ओवरलोड हो जाए, तो ये रिले क्या करें, एक्साइटेड हो जाए और सर्किट को क्या कर दे, ब्रेक कर दे, एनर्जाइज होकर, ठीक है। तो प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग, मोटर को ओवरलोडिंग से बचाए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा, मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लोड इज प्रोटेक्टेड बाय जी सीरीज एमसीबी। जी प्रकार का लोड, किस प्रकार का लोड जी श्रेणी एमसीबी द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो जी सीरीज एमसीबी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जिसमें इनर्स करंट होती है, ठीक है। तो इनर्स करंट का प्रयोग किसमें होता है, तो एसी में होता है, एयर कंडीशनर में। तो एयर कंडीशनर में हम किसका प्रयोग करते हैं, जी सीरीज एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा,
एयर कंडीशनर, जबकि ओवन, गीजर और जनरल लाइटिंग सिस्टम के लिए हम बी और सी सीरीज एमसीबी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया है, हाउ द कॉन्टैक्ट इन अ कंडक्टर कैन बी एंगेज्ड फॉर वर्किंग। किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो कोई मतलब कॉन्टैक्टर है, ठीक, कॉन्टैक्टर के जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं, तो उनमें जो कॉन्टैक्टर है उनमें क्या लगी होती है, कॉइल लगी होती है। जैसे उनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उनमें चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, और वो क्या होती है, कॉइल एनर्जाइज हो जाती है, जिससे क्या होता है, वो एक साथ किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ करते हैं। एक साथ कॉन्टैक्टर काम करते हैं, एक साथ ऑन होते हैं और एक साथ ऑफ होते हैं। ठीक है, कब होते हैं, तो विद्युत चुंबक, जब उनमें क्या होता है, विद्युत चुंबक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे दिया गया है, बाय ऑपरेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक का संचालन करके। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक, जो कॉन्टैक्टर होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दिया गया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल ट्रांसफार्मर यूज्ड इन द कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले कंट्रोल ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो हमने बताया कंट्रोल पैनल जब भी वायरिंग होगी, दो प्रकार के सर्किट होते हैं, एक पावर वायरिंग होती है और एक कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में एक हम कंट्रोल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जो आपका सहायक सर्किट है। ठीक है, कौन सा, कंट्रोल सर्किट में भी एक ऑक्सिलरी सर्किट होता है। ठीक है, उस सहायक सर्किट को बिजली की सप्लाई प्रदान करने का काम किसका होता है, तो कंट्रोल ट्रांसफार्मर का होता है। ठीक है, मोटर सर्किट के मोटर ये जो सहायक सर्किट है उसको बिजली की सप्लाई देने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, कंट्रोल ट्रांसफार्मर के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखते दिया है, टू सप्लाई द पावर सर्किट, पावर सर्किट को सप्लाई देना, तो ऑप्शन क्या है, गलत है। टू सप्लाई द पावर टू द ऑक्सिलरी सर्किट, सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति देना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। कंट्रोल सर्किट को सप्लाई देने के लिए कंट्रोल पैनल वायरिंग में हम कंट्रोल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट ब्रेकर एज शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है। ठीक है, एक ही सर्किट ब्रेकर डायग्राम में दिया गया है, आपसे पूछा गया इस सर्किट ब्रेकर को किस नाम से जानते हैं, तो इस सर्किट ब्रेकर को कई सारे इंसुलेटर लगे होते हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैसा सर्किट ब्रेकर है ये, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो ऑयल सर्किट ब्रेकर नहीं है। ऑप्शन बी में दिया गया है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, तो ऑप्शन बी क्या हमारा करेक्ट है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बुकोज रिले इन पावर ट्रांसफार्मर। बिजली ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले का कार्य क्या है। ठीक है, तो एक पावर ट्रांसफार्मर की बात की गई जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं। पावर ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले होती है, रिले, इसका कार्य क्या है, तो पावर ट्रांसफार्मर को ओपन सर्किट, ठीक है, ओपन सर्किट, सॉरी ओपन सर्किट नहीं होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, पावर ओवरलोड, ठीक है, और शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ट्रांसफार्मर को ओवरलोड, जब उसके क्या हो जाए, ट्रांसफार्मर में लोड ओवर हो जाए, ठीक है, या ट्रांसफार्मर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो इससे ट्रांसफार्मर को सेफ रखने के लिए बुकोज रिले लगाई जाती है। ये रिले क्या होती है, जैसी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की संभावना होती है तो तुरंत उसको सेंस करती है और उसके बाद जो सर्किट ब्रेकर का मैकेनिज्म है उसको स्टार्ट कर देती है और सर्किट को क्या करती है, ब्रेक कर देती है। ठीक है, इससे जो ट्रांसफार्मर है वो क्या होता है, सेफ हो जाता है। ठीक है, तो क्या काम है इसका, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर को बचाना या सेफ रखना। ठीक है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट संरक्षण।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट होता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया है why sequential control of motor are required in an industrial application। औद्योगिक अनुप्रयोगों में मोटर के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री में कोई भी जैसे ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसके दौरान हमें सीक्वेंस कंट्रोल पैनल की जरूरत क्यों पड़ती है कि किसी भी काम को सीक्वेंस से करने के लिए, क्यों, ताकि जो वर्क हो रहा है इंडस्ट्री में वो क्या रहे, एकदम एक्यूरेसी के साथ आगे बढ़े। किसी भी, मान लीजिए कोई प्रोडक्शन का काम हो रहा है तो कोई प्रोडक्ट आया तो पहले उस प्रोडक्ट की क्या होगी, चेकिंग हो, फिर वो फिनिशिंग के लिए दूसरे उस मोटर ऑपरेट करे उसको, फिर वो कहीं अगर तीसरी जगह जाना है तो उसके लिए किसी तीसरी मोटर काम करे। मतलब एक काम के बाद ऑपरेशन, दूसरे ऑपरेशन के लिए दूसरी मोटर, तीसरे ऑपरेशन के लिए तीसरी, मतलब सीक्वेंस में काम हो। ठीक है, क्यों ऐसा हो, ताकि जो ऑपरेशन की सटीकता है वो बढ़े और प्रोडक्टिविटी भी क्या रहे, बढ़े। ठीक है, इस कारण से हम जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वहाँ पे सीक्वेंशियल कंट्रोल की जरूरत होती है। ठीक है, टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन की सटीकता को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, यह करेक्ट है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है विच इज द एसेंशियल फीचर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग अ लेआउट ऑफ कंट्रोल पैनल। नियंत्रण पैनल का लेआउट डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाना चाहिए। यहाँ पूछा गया है किसी भी कंट्रोल पैनल का हम लेआउट डिजाइन कर रहे हैं तो उसको डिजाइन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो पहले तो ये ध्यान रखते हैं कि जहाँ पे कंट्रोल पैनल को स्थापित किया जाना है वो वहीं पर स्थापित हो, और दूसरा उसके जो कैबिनेट दरवाजे हैं उनकी लंबाई चौड़ाई पर ध्यान रखते हैं ताकि उनके दरवाजों को खुलने में कोई परेशानी ना हो, आसानी से खोल सके, उनके एसेसरीज को देख सके, उनमें कोई खराबी हो चेक कर सके और वापस से उनको बंद कर सके। ठीक है, तो क्या है, कैबिनेट दरवाजे की लंबाई चौड़ाई को और स्विंग क्षेत्र को, दरवाजे के खुलने और बंद होने को, इन सभी चीजों का ध्यान रख करके कंट्रोल पैनल के लेआउट को डिजाइन करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट होगा। आउटसाइड डायमेंशन एंड स्विंग एरिया ऑफ कैबिनेट डोर, कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई चौड़ाई और स्विंग क्षेत्र। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट एज शोन इन द डायग्राम। चित्र में दिखाए गए सर्किट का नाम क्या है। ठीक है, एक आपको ये सर्किट दिखाया गया है और आपसे पूछा गया है ये सर्किट का क्या काम है। ठीक है, तो ये जो सर्किट डायग्राम दिखाया गया है ये सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का सर्किट डायग्राम है। ठीक है, और कौन सा सर्किट डायग्राम है, तो ये कंट्रोल सर्किट है। ठीक है, हमने आपको बताया स्टार्टर में दो सर्किट होते हैं, एक आपका पावर सर्किट होता है और एक कंट्रोल सर्किट होता है, लेकिन चित्र में दिखाया गया जो सर्किट है वो कौन सा है, तो सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट है, नियंत्रण सर्किट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो ये आपका मेन कॉन्टेक्टर है। ठीक है, ये इस तरह का निशान बना है तो ये स्टार कॉन्टेक्टर है और ये मोटर का डेल्टा कॉन्टेक्टर है। ठीक है, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, कौन से स्टार डेल्टा स्टार्टर, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। देखते पहले में दिया फुल्ली ऑटोमेटिक तो ये ऑप्शन गलत है, दूसरे में भी दिया गया पूर्ण ऑटोमेटिक तो ये भी क्या होगा, गलत होगा, तीसरे में दिया गया सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। जबकि ऑप्शन 4 में दिया है पावर सर्किट, तो ये पावर सर्किट का डायग्राम नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया हाउ द कंट्रोल सर्किट वोल्टेज फॉर अ कॉन्टेक्टर आर सेलेक्टेड। किसी संपर्ककर्ता के लिए नियंत्रण सर्किट वोल्टेज का चयन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं स्टार्टर में जो कॉन्टेक्टर लगे गए हैं, ठीक है, उन कॉन्टेक्टर के लिए जो वोल्टेज सिलेक्शन है उनके कंट्रोल सर्किट के लिए वो हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम एनवीसी कॉइल के वोल्टेज के अनुसार वोल्टेज का सिलेक्शन किया जाता है, जिसे हम नो वोल्ट कॉइल कहते हैं। ध्यान रखते हैं नो वोल्ट कॉइल की वोल्टेज रेटिंग के अनुसार हम वोल्टेज का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि अगर नो वोल्ट कॉइल की रेटिंग से वोल्टेज क्या रहेगा, कम रहेगा, तो जो
कॉइल होगी वो एनर्जाइज नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो सर्किट जो हो वर्क नहीं कर पाएगा। और अगर इससे वोल्टेज इसकी रेटिंग से ज़्यादा रहता है तो कॉइल क्या हो जाती है, ज़्यादा वोल्टेज के कारण जल सकती है, ठीक है। इसलिए कंट्रोल सर्किट का वोल्टेज का चयन हम नो वोल्ट कॉइल के वोल्टेज के अनुसार करते हैं। देखते हैं, पहले ऑप्शन में दिया है एज पर द टाइप ऑफ सप्लाई, आपूर्ति के प्रकार के अनुसार। दूसरे में दिया गया एज पर नो वोल्ट कॉइल रेटिंग, नो वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। हो सकता है आज हमारी आवाज़ क्या है, थोड़ा खराब है, तो आपको सकता है समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसको पूछ सकते हैं, कोई वर्ड आपको समझ में ना आए, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है व्हाट हैपेंड इफ द लोड इंक्रीज्ड बियॉन्ड द रेटेड लेवल इन ट्रांसमिशन सिस्टम। यदि ट्रांसमिशन सिस्टम में लोड निर्धारित स्तर से अधिक बढ़ गया तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या है कि लोड अगर निर्धारित स्तर से बढ़ जाता है ट्रांसमिशन सिस्टम में तो क्या होगा। तो आपको पता है लोड बढ़ जाने से जैसे P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, तो लोड की जो पावर होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। जबकि हम किसी भी सिस्टम में जो वोल्टेज होता है उसको क्या करते हैं, निर्धारित वोल्टेज की सीमा को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं कि वोल्टेज इतना रहेगा। लेकिन अगर लोड बढ़ रहा है तो पावर की मात्रा बढ़ेगी, जिसके कारण से इसमें करंट की क्या होगी, करंट में वृद्धि होगी, क्योंकि लोड बढ़ने पर जो सर्किट है लोड वो ज्यादा करंट को खींचेगा, जिसके कारण से करंट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, लाइन में करंट का मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इंक्रीज द करंट इन द लाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होता है, करेक्ट होता है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस मार्क्ड एज एक्स इन सोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए एक्स के से चिन्हित डिवाइस का क्या नाम है, ठीक है। तो एक आपको सर्किट दिखाया गया है, ठीक है, ये सर्किट, और इसके बारे में पूछा गया कि ये पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं। तो इसको हम ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर के नाम से जानते हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर, ठीक है। सहायक कॉन्टेक्टर कहते हैं, सहायक, इसका काम क्या होता है, तो सहायक जो कॉन्टेक्टर होते हैं इनका प्रयोग हम सर्किट के कंट्रोलिंग में करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी कॉन्टेक्टर है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट, ठीक है। जबकि ये जो सिंबल दिया है ये ओवरलोड रिले का है, ठीक है। ये हमारी स्टार्ट पुश बटन, ये नॉर्मल क्लोज्ड कॉन्टेक्टर है, ये नॉर्मल ओपन है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया विच टाइप ऑफ रिले इज यूज्ड इन बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई। एसी और डीसी दोनों सप्लाई के लिए कौन से रिले का प्रयोग किया जाता है। तो हमने आपको बताया था जो हमारी इम्पल्स रिले होती है, ठीक है, वो एसी डीसी दोनों सप्लाई पर काम करती है, ठीक है। तो आवेग रिले, इम्पल्स रिले है, वो एसी डीसी दोनों सप्लाई पर काम करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट होता है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। विच डिवाइस डिटेक्ट अ फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा उपकरण भौतिक मात्रा का पता लगाता है, ठीक है। भौतिक मात्रा जैसे हमारा टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, नमी हुआ, ठीक है, ताप दाब, आर्द्रता, इन सब के माध्यम से जो सिग्नल उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे सेंसर कहते हैं, ठीक है। ठीक, जैसे एक सेंसर हमारी बॉडी पे ऐसे लगाते हैं तो टेम्परेचर बॉडी का हमारे बता देता है सेंस करके, ठीक है। तो सेंसर है जो क्या करते हैं, भौतिक मात्रा का पता लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होता है, सेंसर, ठीक है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है। तो आज जो हमारे कंट्रोल पैनल रिले से संबंधित जो क्वेश्चन थे उनको हमने हल किया है। अभी हालांकि पूरे क्वेश्चन हम नहीं कर पाए हैं क्योंकि जो पूरे क्वेश्चन, एक तो मेरी आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लम है आज, ठीक है, दूसरा इस लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है, इस वजह से हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो अभी इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन बाकी हैं तो उनको हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। उम्मीद करती हूँ जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जुड़े रहें मंजिल करियर पॉइंट के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है।
ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच।